प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल एवं शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की बीए पंचम सेमेस्टर के हिंदी विषय के प्रथम प्रश्न पत्र पर बात करेंगे हम, जो प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में रखा गया है, जिस पर हम बात करेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं या प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषाएं, प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता, प्रयोजन मूलक हिंदी एवं सामान्य हिंदी में अंतर, प्रयोजन मूलक हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी में अंतर और प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप, इन बिंदुओं पर बात करेंगे। यह आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा। साथ ही साथ आपके दैनिक जीवन में उपयोगिता की दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, तो आप लोग जरूर इसे देखिए और इस पे हम आगे भी बात करेंगे। इससे अगले भाग में हम बात करेंगे फिर प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप, जो प्रमुख रूप हैं, उन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो पर। इस वीडियो में बात करते हैं, आइए देखते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी से आशय है, नंबर एक बात हम करेंगे प्रयोजन, यानी एक निश्चित उद्देश्य कहें या एक निश्चित प्रयोजन कहें, ऐसी हिंदी जिसका प्रयोग एक विशेष प्रयोजन के लिए किया गया हो या विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता हो, उस हिंदी को हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहेंगे। आइए जानते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। प्रयोजन मूलक हिंदी जो शब्द है वो अंग्रेजी में फंक्शनल हिंदी का पर्याय है। उसके लिए अंग्रेजी में जो शब्द है वो फंक्शनल हिंदी है और जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसी विशेष हिंदी जिसका उपयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए। कामकाजी हिंदी या व्यावहारिक हिंदी भी कहा जाता है। इसी हिंदी को हम कामकाजी हिंदी भी कहते हैं और व्यावहारिक हिंदी भी कहते हैं। परंतु व्यावहारिक हिंदी कहा जाए या न कहा जाए, इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई कहते हैं कि इसे व्यावहारिक हिंदी कहा जाना चाहिए, तो कुछ विद्वानों का मानना यह भी है कि इसे व्यावहारिक हिंदी नहीं कहा जाना चाहिए। जैसे श्री रमा प्रसन्न नायक जी हैं, वो प्रयोजन मूलक हिंदी को व्यावहारिक हिंदी कहना उचित समझते हैं, जबकि डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर ब्रिजेश्वर इसको सांकेतिक अर्थ जो है अर्थगर्भित एवं उचित बतला, मतलब वो नहीं मानते हैं कि इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसको व्यावहारिक हिंदी नहीं कहा जाना चाहिए, जबकि इसे रमा प्रसन्न नायक जी मानते हैं। तो ये विषय जो है एक स्पष्ट विषय नहीं है, तो कुछ लोग मानते हैं कि इसे व्यावहारिक हिंदी कहा जाना चाहिए, कुछ लोग नहीं मानते हैं। हम आगे आगे जैसे इसे बात करेंगे तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि इसे व्यावहारिक हिंदी कहना समीचीन है या नहीं है। हम देखते हैं किसी भी भाषा के या हिंदी भाषा के विशेष रूप से तीन रूप हमें देखने को मिलते हैं। नंबर एक बोलचाल की हिंदी, नंबर दो साहित्यिक हिंदी और नंबर तीन प्रयोजन मूलक हिंदी। अब बोलचाल की हिंदी क्या है? बोलचाल की हिंदी जिसे हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं, सामान्य जन जीवन में जिसे प्रयोग किया जाता है, जिसे हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ या फिर दैनिक जीवन में जिस भी रूप में हम प्रयोग करते हैं, वो बोलचाल की हिंदी कहलाती है, जो सामान्य हिंदी होती है। और दूसरी हिंदी है साहित्यिक हिंदी। साहित्यिक हिंदी से आशय होगा ऐसी हिंदी जिसमें साहित्य रचा जाए, साहित्य के अंतर्गत कहानी, कविता, उपन्यास या अन्य जो भी जिन भी विधाओं में जो है साहित्य की रचना की जाए, ऐसा जो हिंदी का रूप होगा वह रूप कहलाएगा साहित्यिक हिंदी। और तीसरा है प्रयोजन मूलक हिंदी। तो जो तीसरा जिसकी हम बात करने वाले हैं, यह रूप आता है प्रयोजन मूलक हिंदी। तो जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाई जाती है या प्रयोग की जाती है, वह हिंदी है। तो तीन रूप जो हिंदी के हैं। अब हम इसमें हम प्रयोजन मूलक हिंदी की बात करेंगे। हम इसकी जानते हैं, इसके बारे में परिभाषा इस प्रकार हो सकती है इसकी: विभिन्न ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों एवं सरकारी प्रशासन, जनसंचार, विधि,
खेलकूद आदि के कार्य विधियों के सूक्ष्मतम अर्थों को व्यापक स्तर पर अभिव्यक्त करने हेतु हिंदी भाषा की अंतर्बाह्य वृत्तियों, प्रवृत्तियों, प्रयुक्तियों तथा प्रायोगिक स्तरों में परिवर्तन की युगीन आवश्यकता अनुभव की गई, जिसके अंतर्गत हिंदी का नया भाषिक संरचना का रूप उभर कर सामने आया। आधुनिक सामाजिक जीवन, सरकारी प्रशासन, वाणिज्य, ज्ञान विज्ञान एवं प्रविधिक की अनेक विधि स्थितियों तथा आवश्यकताओं की प्रायोगिक प्रतिपूर्ति हेतु प्रयुक्त हिंदी भाषा के इसी रूप को प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। तो हम इससे समझ सकते हैं कि आधुनिक सामाजिक जीवन यानी कि जो हमारा सामाजिक जीवन है उसमें हमारा राजनीतिक जीवन भी हो सकता है, उसमें हमारा जो है जो ये कह सकते हैं कि हमारा जो व्यावसायिक जीवन है वो भी हो सकता है। सरकारी प्रशासन, जो सरकारी प्रशासन चलाया जाता है जिसमें कार्यालय होते हैं अनेकों, वाणिज्य जो बैंकिंग जिसके अंतर्गत आती है, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान एवं प्राविधिक और ज्ञान विज्ञान की अनेक विधि स्थितियों तथा आवश्यकता जो है कि प्रायोगिक पूर्ति हेतु, प्रयोग की प्रतिपूर्ति हेतु प्रयुक्त हिंदी भाषा के इसी रूप को यानी जिस रूप को हम सामाजिक जीवन में, सरकारी प्रशासन में, वाणिज्य के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, प्राविधिक के क्षेत्र में प्रयोग की जाती है, जो रूप हिंदी का, वह रूप प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाता है। तो हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी वह है जो किसी सरकारी तंत्र की व्यवस्था को चलाने के लिए या फिर ज्ञान विज्ञान की व्यवस्था को चलाने के लिए या प्रशासन चलाने के लिए या वाणिज्य के क्षेत्र में व्यवस्था चलाए जाने के लिए जिस रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाता है वही रूप प्रयोजन मूलक हिंदी है। यानी एक विशेष प्रयोजन सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए, सरकारी तंत्र को चलाने के लिए, बैंकिंग वगैरह चलाने के लिए या ज्ञान विज्ञान की प्रविधियों को चलाने के लिए जिस हिंदी का प्रयोग हम करते हैं या किया जाता है वह हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी है। तो हम ये आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे पास सामान्य हिंदी थी, साहित्यिक हिंदी हमारे पास जो है पूर्व से थी, तो उसके बावजूद भी हमें प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आप जानते हैं सामान्य हिंदी पूर्व से ही चली आ रही है। हमारे जो है हम लगातार हम बोलचाल के रूप में हिंदी का प्रयोग बहुत प्राचीन समय से कर रहे हैं। और साहित्य के क्षेत्र में भी हिंदी का प्रयोग हुआ है, लंबा समय हो गया, लगभग 1000 से भी ऊपर वर्षों का समय हो गया है कि हम हिंदी को साहित्य के रूप में भी और सामान्य हिंदी के रूप में भी, बोलचाल की हिंदी के रूप में भी प्रयोग कर रहे थे। परंतु जो प्रयोजन मूलक शब्द है यह आजादी के बाद की हिंदी का समय है। आजादी से पूर्व इसका कहीं पे नहीं दिखाई देता है या कहीं पे इसका जिक्र नहीं हुआ था। आजादी के बाद जो है प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता महसूस की गई या फिर इसको रूप दिया गया, हिंदी को इस रूप में ढाला गया। अब वो कैसे इसकी आवश्यकता पड़ी उस पर जानते हैं। भारतवर्ष में समृद्धतम साहित्यिक हिंदी की पार्श्वभूमि पर प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता वस्तुतः तब महसूस की गई जब हिंदी राजभाषा के पद पर आसीन हुई। यानी कि जो हिंदी साहित्य समृद्धतम जो है इसकी पृष्ठभूमि है, पार्श्वभूमि है, उस पर हमें प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता तब पड़ी जब हिंदी को भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात, भारत जब स्वतंत्र हुआ, भारत लोकतांत्रिक देश के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जब हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन किया गया, तब हमें आवश्यकता हुई कि इसके लिए प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता पड़ी, या हमें लगा कि अब इसके लिए एक हिंदी का ऐसा रूप जो एक विशिष्ट हो, जो एक जिसपे उद्देश्य परक हो, ऐसा रूप हमें अब अपनाना चाहिए। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक संदर्भों के बदलाव के साथ बदलती हुई स्थितियों की जरूरत
प्रयोजन विशेष के संदर्भ में हिंदी के एक ऐसे रूप की तीव्र आवश्यकता हुई जो प्रशासन और ज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों को अभिव्यक्त कर रूपायित कर सके। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि जो है आवश्यकता ये लगी कि अब जो है हमें स्वतंत्र हो चुके हैं, हमें अपना लोकतंत्र है हमारे पास, अब हमें यह आवश्यकता है कि एक ऐसी भाषा, ऐसे भाषा का ऐसा रूप हमारे पास होना चाहिए जिससे हम, जिसमें ज्ञान विज्ञान का जिक्र, ज्ञान विज्ञान की बात हो सके, जिसमें जो है शासन प्रशासन की बात हो सके। तो उसके पश्चात जो है प्रयोजन मूलक हिंदी का जन्म हुआ और प्रयोजन मूलक हिंदी अपने रूप में जो है लोगों के बीच आई। अब उसके बाद बात करते हैं सामान्य हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी में क्या अंतर है। दोनों हिंदी है, प्रयोजन मूलक सामान्य हिंदी तो पहले से चली आ रही थी, जो हमने नया जो है रूप हिंदी का लोगों के सामने रखा प्रयोजन मूलक हिंदी, उन दोनों में क्या अंतर हो सकता है। नंबर एक अंतर है कि प्रयोजन मूलक हिंदी एवं सामान्य हिंदी में जो सबसे बड़ा अंतर है वह है शब्दावली का अंतर। दोनों की शब्दावली में बहुत बड़ा अंतर है। सामान्य हिंदी की शब्दावली बहुत विस्तृत हो सकती है, परंतु जो प्रयोजन मूलक हिंदी है उसकी शब्दावली सीमित होती है, उसमें सीमित शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। हम दो चाहे उन शब्दों का प्रयोग सामान्य हिंदी में तो कर सकते हैं, परंतु प्रयोजन मूलक हिंदी में हमें उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा जो उस क्षेत्र के प्रशासनिक या उस क्षेत्र के जो है, या जैसे हम कह सकते हैं कि शासन प्रशासन की शब्दावली में है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं शब्दावली के रूप में जो है, शब्दावली के आधार पर प्रयोजन मूलक जो हिंदी है उसका शब्दावली बहुत छोटी है, बहुत संकुचित है, जबकि सामान्य हिंदी की शब्दावली बहुत विस्तृत और बड़ी है। पहला अंतर है। दूसरा अंतर यह है कि सामान्य हिंदी की अभिव्यक्ति शैली जो है कभी लाक्षणिक, व्यंजनापूर्ण, अलंकारिक, हास्य विनोदमयी होती है, परंतु इसके विपरीत प्रयोजन मूलक भाषा में भाषा की अभिव्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति शैली शुद्ध, वाच्यार्थ प्रधान, गंभीर, अलंकार आदि से विरहित, सीधी, सरल, स्पष्ट, एकार्थक की साधिका होती है। अब यहाँ पर जो है भाषा की अभिव्यक्ति शैली की बात हो रही है। जो सामान्य भाषा होगी उसकी अभिव्यक्ति शैली कैसी होगी? लाक्षणिक हो सकती है, लक्ष्यार्थ हो सकती है, आप जो है सीधे बात न करके बात को घुमा फिरा के कह सकते हैं। व्यंजनापूर्ण हो सकती है, आप उससे भी अधिक जो है उसको घुमावदार बना सकते हैं भाषा को। अलंकारिक भाषा हो सकती है, आप भाषा को जो है चमत्कारपूर्ण भी बना सकते हैं। अपनी स्थिति अपने देखकर, बातों को देखकर आप भाषा का चमत्कारिक जो रूप है उसका प्रयोग कर सकते हैं। हास्य विनोदमयी भी हो सकती है, हास्य वाली हो सकती है, विनोद यानी कि अपने जो है मनोरंजन के रूप में भी हो सकती है। परंतु जैसे ही हम प्रयोजन मूलक हिंदी की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत उसकी अभिव्यक्ति शैली हमारी सिर्फ और सिर्फ शुद्ध होगी। नंबर एक, शुद्ध जो है वह शैली होनी चाहिए। वाच्यार्थ हो, बात को सीधा कहना। वाच्यार्थ का मतलब मुख्यार्थ भी होता है, जो उसका मुख्य अर्थ है। जैसे गधा है, गधा शब्द, यहाँ पे अगर हम वाच्यार्थ की बात करेंगे तो गधा का मतलब गधा एक जानवर के रूप में लिया जाएगा, परंतु अगर हम यहाँ लक्ष्यार्थ की बात करेंगे, लाक्षणिक शैली की बात करेंगे तो गधा हमने कहा वह राम गधा है, राम गधा है की बात करेंगे तो इसका मतलब राम गधा से यहाँ पर मूर्ख से भी है कि राम मूर्ख है, ये जो है हम कह सकते हैं। तो ये जो है जो प्रयोजन मूलक हिंदी होगी, प्रयोजन मूलक भाषा होगी, उसमें शुद्ध होगा और वाच्यार्थ होगा, मुख्य अर्थ ही प्रयोग में लाया जाएगा। गंभीर होगी वो भाषा, जो है हमारी गंभीर होगी, वो विनोदमयी भाषा नहीं हो सकती है। साथ ही साथ अलंकार आदि से विरहित, उसमें हम अलंकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बहुत अधिक अलंकारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वो सीधी भाषा हो, स्पष्ट हो, सरल हो और एकार्थक हो। हम उसमें द्व्यर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जिनके द्व्यर्थ हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है प्रयोजन मूलक हिंदी में। जबकि हम सामान्य जो भाषा है उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, हम अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं, हम लक्ष्यार्थ और
व्यंजनापूर्ण शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ उसमें हम विनोदमयी शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। परंतु जैसे ही प्रयोजन मूलक हिंदी या प्रयोजन मूलक भाषा की बात करेंगे तो वहां पर इन शब्दों को जो है वर्जित करना पड़ेगा। इन शब्दों को जो है वैध नहीं माना जा सकता है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब नंबर 3 बात करते हैं हम। नंबर 3 है भाषा जो है, सामान्य भाषा जो है भाषा का पहला चरण है। यानी कि हम सामान्य भाषा कई बार हम अनायास ही सीख जाते हैं, स्वयं ही सीख लेते हैं। यानी भाषा का सीखने का पहला चरण जो होगा वो सामान्य हिंदी होगा या सामान्य भाषा होगा। परंतु प्रयोजन मूलक जो हिंदी भाषा है या प्रयोजन मूलक हिंदी है, वो सीखने के लिए व्यक्ति को पहले सामान्य रूप से परिचित होना पड़ेगा। भाषा के सामान्य रूप से परिचित होना पड़ेगा। जब तक हम भाषा का सामान्य रूप नहीं जानते हैं, भाषा के सामान्य रूप के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, तो हम प्रयोजन मूलक हिंदी को कभी भी सीख नहीं सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो सामान्य भाषा है, सामान्य भाषा जो है वो पहला चरण है भाषा का, वो पहला चरण है। और जो प्रयोजन मूलक हिंदी है, जो प्रयोजन मूलक भाषा है, वह द्वितीय चरण है, वो दूसरा चरण है। उसका भाषा का जो है वो दूसरा चरण है। इसके लिए आपको, अगर आप प्रयोजन मूलक हिंदी सीखना चाहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी का अध्ययन चाहते हैं, तो आपको उससे पहले सामान्य हिंदी को सीखना होगा। यह पड़ाव पार करना होगा, पहला जो स्तर है उसको पार करना होगा, तभी आप जो है प्रयोजन मूलक हिंदी का अध्ययन कर सकते हैं या प्रयोजन मूलक हिंदी को सीख सकते हैं। अगर आपको सामान्य हिंदी की जानकारी नहीं है, सामान्य भाषा की जानकारी नहीं है, तो सीधे आप अगर फिर प्रयोजन मूलक हिंदी का अध्ययन या अभ्यास नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते। नंबर 4 है सामान्य जो भाषा है, सामान्य भाषा का व्यवहार क्षेत्र व्यापक एवं विशाल होता है, जबकि प्रयोजन मूलक हिंदी या प्रयोजन मूलक भाषा का व्यवहार क्षेत्र संकुचित होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि जब सामान्य हिंदी की बात होगी तो आप सामान्य हिंदी का प्रयोग अनेकों क्षेत्रों में करते हैं। कैसे? हम बाजार जा रहे हैं तो सामान्य हिंदी का प्रयोग करेंगे, हम अपने मित्र के यहाँ जा रहे हैं सामान्य हिंदी का प्रयोग करेंगे, हम घर में बैठे हैं सामान्य हिंदी का प्रयोग करेंगे या सामान्य भाषा का प्रयोग करेंगे, या हम कहीं घूमने गए हैं तब भी सामान्य भाषा का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो सामान्य भाषा का जो व्यवहार क्षेत्र है, हम उसका व्यवहार कहाँ कर सकते हैं, इस दृष्टि से देखें तो उसका व्यवहार क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत विशाल है। हम अनेकों जगह पर इसका व्यवहार कर सकते हैं, परंतु प्रयोजन मूलक भाषा का व्यवहार बहुत संकुचित है, बहुत छोटा है। क्यों है? क्योंकि इसको हम विशेष स्थानों पर ही प्रयोग कर सकते हैं। हम व्यवसाय में कर सकते हैं अपने, हम सरकारी कार्यालयों में कर सकते हैं, सरकारी कार्यालयों में करेंगे, या कुछ अन्य स्थानों पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। कोर्ट कचहरी है या हमारा जो संवैधानिक जो भी क्षेत्र है, उन जगहों पर ही इसका हम प्रयोग या वर्ण जो है व्यवहार कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं सामान्य हिंदी का व्यवहार क्षेत्र बहुत व्यापक है, जबकि प्रयोजन मूलक क्षेत्र जो है हिंदी का जो भाषा का जो क्षेत्र होगा वह सीमित होगा, वह संकुचित होगा। क्योंकि सीधी सी बात है, वो उसका प्रतिष्ठित हो, उसको हम बहुत जगह प्रयोग, हम ये नहीं कि हम घर में जो है इसका प्रयोग बहुत कर रहे हैं या हम अपने मित्रों से इस प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। उस पर हम सामान्य हिंदी का सामान्य भाषा का ही प्रयोग करते आते हैं, आए हुए। तो अब बात करते हैं साहित्यिक भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा में क्या अंतर होगा। ये तो आप जानते हैं कि साहित्यिक भाषा क्या है। साहित्यिक भाषा में जो है हम जिस भाषा में साहित्य रचा जाए या भाषा के जिस रूप में साहित्य की रचना की जाए, वह भाषा जो है साहित्यिक भाषा कहलाती है। और दूसरा प्रयोजन मूलक हिंदी में जो है भाषा में क्या अंतर होगा। नंबर 1, पहली चीज तो जो सामान्य भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा में जो अंतर होंगे वही साहित्यिक भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा में भी वही अंतर होंगे। जैसे सामान्य भाषा का व्यवहार क्षेत्र बड़ा था, तो वैसे ही साहित्यिक भाषा का जो है व्यवहार क्षेत्र भी बड़ा है प्रयोजन मूलक की अपेक्षा। तो नंबर 1 हम बात करते हैं इसके अलावा क्या अंतर हो सकते हैं। कभी कभी साहित्यिक भाषा कला ग्रह के कारण भाषा साधन से साध्य बन जाती है,
जबकि प्रयोजनमूलक भाषा सदैव साधन ही रहती है। कई बार क्या होता है, हम जो है अपनी कला दिखाने के कारण, कला दिखाने के चक्कर में पड़कर हम साहित्य में जो है भाषा जो साधन है हमारी, अपनी अभिव्यक्ति का साधन है, वो साधन न रहकर जो है साध्य बन जाती है। परंतु प्रयोजन मूलक में भाषा में सदैव ही जो है भाषा साधन ही रहेगी। वह आदान प्रदान करने का या अपनी बात को पहुंचाने का साधन मात्र ही रहती है, कभी साध्य नहीं बन सकती है। नंबर 2, साहित्यिक भाषा भावोच्छ्वास की भाषा एवं संवेदन की भाषा है, जबकि प्रयोजन मूलक भाषा सपाट अभिव्यक्ति की माध्यम है। तो अपनी जो है जो साहित्यिक भाषा है वो अपने हमारे भावों को जो है उकेरने की, भावों को अभिव्यक्त करने की भाषा है। क्योंकि जो भी लेखक है, जो कवि है, वो क्या करते हैं, अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं कविता के माध्यम से। अपने भाव जो है कवि क्या करता है, कविता के माध्यम से जो है अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, और लेखक जो है कहानी या किसी अन्य विधा के माध्यम से जो है अपने भावों को जो है या फिर अपनी संवेदना को जो है अभिव्यक्त करता है। वो किसी भी बात पर अपनी संवेदना, अपने भावों को जो है अभिव्यक्त करने की भाषा है साहित्यिक भाषा। जबकि प्रयोजन मूलक भाषा जो है वो सपाट अभिव्यक्ति वाली है, उसमें कोई ऐसा नहीं है, अपने भावों को नहीं लिखा जा सकता है, अपने विचारों को नहीं, सिर्फ जो हमें जो काम करवाना है, जो काम करना है, उन्हीं बातों पर जो है सपाट सा सीधा सा जो है माध्यम बनता है। नंबर 3 है, साहित्यिक भाषा का लक्ष्य प्रायः सौंदर्यानुभूति है, जबकि प्रयोजन मूलक भाषा का लक्ष्य सर्वदा सेवा माध्यम है। हम देखते हैं कि साहित्य में जो है, तो साहित्य का लक्ष्य है वो क्या है, सौंदर्यानुभूति। तो उसके लिए हम भाषा को बहुत सजाने की कोशिश करते हैं, भाषा को बहुत जो है उसको सौंदर्य की अनुभूति कराने के लिए अलग अलग प्रयोग जो है भाषा में हम करते हैं साहित्य में। जबकि प्रयोजन मूलक भाषा जो है सदैव ही जो है वो सेवा के माध्यम से होती है, या सेवा के माध्यम से जो है प्रयोग की जाती है। ये अंतर, एक और अंतर है जो साहित्यिक भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा को अलग अलग करता है। अब हम बात करेंगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी के कितने रूप हो सकते हैं, कौन कौन से रूपों का जो है प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी जो है ये रूप जो है, सबसे पहला जो रूप है वो है बोलचालीय रूप। यानी हम प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग बोलचाल के रूप में कर सकते हैं। बोलचाल कहाँ, वह बोलचाल जो है, बोलचाल भी सीमित होगा, हम सामान्य बोलचाल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम कोर्ट कचहरी की जो बोलचाल होगा या जो कार्यालय का जो बोलचाल होगा, ये बोलचाली जो रूप हो सकता है प्रयोजन मूलक हिंदी का। दूसरा है कार्यालयी हिंदी। कार्यालयी हिंदी वो है जिनमें आप पत्र लिखेंगे, जो शासनादेश पत्र वगैरह जिन प्रकार से बनेंगे, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, कार्यालय से किसी व्यक्ति को, जो सारे पत्र व्यवहार होगा वो जो है कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत आएगा। तीसरा है व्यापारिक हिंदी। व्यापारिक हिंदी में भी जो है जो व्यापार की भाषाएं होती है, जैसे आप जानते हैं दलाल की भाषा, जो दलाल होते हैं उनकी अलग भाषा होगी। जो हम कह सकते हैं कि जो व्यापारी है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी भाषा अलग होती है। कूट शब्द होते हैं कुछ अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग उनमें जो है कुछ कूट शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिंदी, तकनीकी क्षेत्र में अलग हिंदी प्रयोग में आती है, कुछ अलग शब्द वहां पे अपने कुछ निश्चित शब्द हैं जिनको हम वैज्ञानिक हिंदी या तकनीकी शब्द जो है कहते हैं, उनका प्रयोग अलग से होगा। तो ये भी जो है प्रयोजन मूलक हिंदी है। नंबर 5वां रूप है शास्त्रीय हिंदी, जो हमारे धर्म शास्त्रों की बात जहाँ पर होती है वहां पर भी जो कूट शब्द बने हैं वो शास्त्रीय हिंदी के अंतर्गत आएगा। और समाजी हिंदी, जिनमें जो है सामाजिक जो क्षेत्र के लोग हैं उनके जो शब्दों का जो है जो बनावट है या जो उनकी भाषा है, वो रूप जो है प्रयोजन मूलक हिंदी का समाजी रूप, समाजी हिंदी कहलाएगा। प्रशासनिक हिंदी, अब जो प्रशासन है, हमारी शासन व्यवस्था जो चला रहे हैं, वहां पर जिस भाषा का प्रयोग किया जाए वो प्रशासनिक हिंदी कहलाएगी। और नंबर अगला है 8वां जो है जनसंचार माध्यम, जो प्रमुख है ये जनसंचार का माध्यम, जिसमें जो है जनसंचार में हम टीवी की बात कर सकते हैं, रेडियो तो अब कम हो गया है, या हम ये कह सकते हैं जनसंचार में एक हो गया प्रिंट मीडिया की बात कर सकते हैं,
अखबार वगैरह की बात या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर सकते हैं। ये जनसंचार के जो अन्य माध्यम है इनकी अपनी अलग भाषा होगी, जो भी पर्यटनमूलक हिंदी के अंतर्गत ही जिसके अंदर हम बात करेंगे। तो हमने जाना कि प्रयोजनमूलक हिंदी किसे कहते हैं, उनकी क्या परिभाषा हो सकती है उसकी, और प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके साथ-साथ सामान्य हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा में क्या अंतर है, साहित्यिक भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा में क्या अंतर हो सकता है, और उसके साथ-साथ प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रमुख रूप कौन से हो सकते हैं, उन रूपों में हमने सामान्य सी चर्चा की। हम अगले वीडियो में जानेंगे कि इन जो है बोलचाली हिंदी, कार्यालयी हिंदी, व्यापारी हिंदी, वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिंदी, शास्त्रीय हिंदी, समाजी हिंदी, प्रशासनिक हिंदी, जनसंचार माध्यम, इन पर विस्तृत रूप से हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आप लोग जरूर जुड़िए अगले वीडियो में, अगले वीडियो को जरूर देखिए, इसको भी देखिए, अगले वीडियो को देखिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि प्रयोजनमूलक हिंदी के क्या रूप हो सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।